Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study novel Goodbye Mr. Chips, chapter number 15. इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 14 पढ़ा. उसमें हमने देखा था कि मिस्टर चैटर्स जो प्रिंसिपल थे वो 1917 में बीमार हुए और उसके बाद उनकी वफ़ात हो गई और इसलिए आर्जी तौर पर मिस्टर चिप्स को उन्होंने क्या किया था, प्रिंसिपल बना दिया था. गवर्नर्स तो चाहते थे कि मिस्टर चिप्स को परमानेंट प्रिंसिपल बना दिया जाए, लेकिन फिर उन्होंने आर्जी तौर पर, चूँकि चिप्स बीमार महसूस कर रहा था, बूढ़ा हो चुका था, तो उसने खुद ही महसूस किया कि वो इस काबिल नहीं है कि स्कूल के तमाम तर मामलात को खुद से देख सके. तो इसलिए उसने कहा था कि मखसूस ड्यूरेशन के लिए वो तो काम कर सकता है लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर काम नहीं कर सकता. तो अब हम चैप्टर नंबर 15 की तरफ चलते हैं. तो रीडिंग के लिए हम बोर्ड पर चलते हैं जी. Chapter number 15. And once, on a night of full moonlight, the air raid warning was given while Chips was taking his lure forth in Latin. और एक दफ़ा जब पूरे चांद की रात थी और फिजाई हमले की घंटी बजाई गई, यानी कि हमला होने वाला, घंटी बजाई गई और चिप्स उस वक़्त लोअर फोर्थ इन लैटिन, लातीनी ज़ुबान की चौथी क्लास पढ़ा रहा था. The guns began almost instantly, and as there was plenty of shrapnel falling about outside. और चिप्स अपनी क्लास पढ़ा रहा और साथ ही उन पर हमला हो गया और बंदूकों की घन गरज के अंदर, यानी कि जैसे हवाई जहाज गुजरता वो गोलियां बरसाता हुआ गुजरता या बॉम्ब फेंकता हुआ गुजरता, तो बहुत ज़्यादा धमाकों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती. It seemed to Chips that they might just as well stay where they were on the ground floor of school house. तो चिप्स उस वक्त स्कूल हाउस का मतलब होता है हॉस्टल को, हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पर पढ़ा रहा था अपने बच्चों को और उसको महसूस हुआ कि जहाँ पर है उनको वहीं पर छुप जाना चाहिए, बल्कि इमारत से बाहर नहीं निकलना चाहिए. It was pretty solidly built and made as good a dugout as Brookfield could offer. ये बहुत ही मजबूती के साथ बनी हुई थी और ये एक बहुत अच्छी पनागा, डगआउट कहते पनागा तस्वर की जा सकती थी. As direct hit, well, they could not expect to survive that wherever they were. और अगर बराह रास्त कोई गोला आके टकराता है तो जहां मर्जी हो तो फिर बचने का इम्कान ही नहीं रहता. So he went on with his Latin, speaking a little louder amidst the reverberating crashes of the guns and the shrill whine of anti-aircraft shells. चूंकि धमाके होना शुरू हो गए थे तो चिप्स ने अपने आवाज़ थोड़ी सी ऊंची कर दी, बढ़ा दी, ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया और साथ ही रिवर्बरेटिंग गूंजदार आवाज़ें आ रही हैं धमाकों के भी और जो गन्स चल रही हैं उनकी भी, गोलियों के चलने की आवाज़ आ रही है. उन आवाज़ों के बीच में चिप्स ने अपनी ऊंची आवाज़ को शामिल करना शुरू किया. Some of the boys were nervous, यानी बजाय इसके कि वो पढ़ाना छोड़ देता, बच्चे जाकर छुप जाते, उसने बच्चों को ज़हनी तौर पर मसरूफ़ रखने के लिए पढ़ाना जारी रखा और कुछ बच्चे परेशान थे. Few were able to be attentive, बहुत ही कम बच्चे थे. few अकेला लिखा हुआ, इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं, नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है. बहुत ही कम बच्चे ऐसे थे जो मुतवज्जे थे. He said gently, उसने चिप्स ने धीमे लहजे में कहा, It may be possibly seem to you, Robertson, at this particular moment in the world's history, that the affairs of Caesar in Gaul some 2,000 years ago are of somewhat secondary importance, and that the irregular conjugation of the verb follow is even less important still. अब चिप्स ने एक ऐसी कोटेशन निकाल ली जिसके अंदर भी उसी जंग से मिलते जुलते हालात का तज़किरा किया गया था. तो कहते हैं चिप्स ने एक खास तालिब इल्म जो रॉबर्टसन बैठा कुछ परेशान दिखाई दे रहा था, तो रॉबर्टसन से कहा कि एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इन द वर्ल्ड्स हिस्ट्री, दुनिया की तारीख के इस लम्हे, द अफेयर्स ऑफ सीजर इन गाउल, गाउल के मुकाम पर सीजर ने जो मामलात इख्तियार किए थे 2000 साल पहले, वो सानवी हैसियत के रखते हैं. और द इरेगुलर कॉन्जुगेशन ऑफ द वर्ब टॉलो इज इवन लेस इंपॉर्टेंट स्टिल, और जो
बेकायदा गर्दान है वर्ब डॉलर की, वो भी कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखती। बट बिलीव मी माय डियर रॉबर्टसन, दैट इज नॉट रियली द केस। लेकिन मेरे प्यारे रॉबर्टसन, असल बात ये नहीं है। जस्ट देन देयर केम अ पर्टिकुलर लाउड एक्सप्लोजन क्वाइट नियर। जब वो बात कर रहा था, एन उसी लम्हे उससे भी ज्यादा जोरदार एक धमाका हो गया जो काफी नजदीक था। यू कैन नॉट जज द इंपॉर्टेंस ऑफ थिंग्स बाय द नॉइज दे मेक। तुम चीजों का उनके शोर से अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितनी अहम है। ओह डियर मी, नो। अरे मेरे प्यारे, नहीं। अ लिटिल चकल, बच्चे थोड़ा सा दबे हुए अंदाज में हंसे। And these things that have mattered for thousands of years are not going to be snuffed out because some stink merchant in this laboratory invents a new kind of mischief. और ये जो चीजें, वो धमाकेदार बारूद की बात कर रहे हैं अब। तो कहते हैं कि ये जो चीजें हैं इनकी कोई इतनी अहमियत नहीं है, और क्योंकि हजारों साल में आर नॉट गोइंग टू बी स्नफ्ड आउट, इनका खत्म होने का इम्कान कोई नहीं है। क्योंकि किसी स्टिंक मर्चेंट ने, बदबूदार सौदागर ने अपनी लेबोरेटरी के अंदर एक नई किस्म की गलती दरियाफ्त की है। टिटर्स ऑफ नर्वस लाफ्टर। टिटर चूंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो दबी हुई हंसी परेशानी में हंस रहे हैं वो, तो हल्की हल्की हंसी की आवाज उसको आई। फॉर बर्रो द पेल लीन एंड मेडिकली अनफिट साइंस मास्टर वॉज निकनेम्ड द स्टिंक मर्चेंट। क्योंकि एक टीचर था ब्रुकफील्ड का जिसका नाम बर्रो था, इंतहाई दुबला पतला कमजोर किस्म का वो टीचर था और साइंस पढ़ाता था। उसका निकनेम रखा हुआ था स्टिंक मर्चेंट। तो जैसे चिप्स ने कहा स्टिंक मर्चेंट, तो बच्चों को वो टीचर याद आ गए, इसलिए वो हंस पड़े। अनदर एक्सप्लोजन नियर स्टिल। और इसी दौरान एक और धमाका और ज्यादा नजदीक हुआ। Let us resume over. चलो अपना काम शुरू करते हैं। If it is fate that we are soon to be interrupted, let us be found employing ourselves in something really appropriate. अगर हमारी किस्मत में ही लिख दिया गया है कि हमारे काम में रुकावट डाली जाएगी, हमें तंग किया जाएगा, चलो फिर अपने आप किसी अच्छे काम में मसरूफ करते हैं। हम ये तो कहने वाले बनेंगे कि अच्छा खासा पढ़ रहे थे, किस धमाके ने हमें मुतासर किया। Is there anyone who will volunteer to construe? क्या तुम में से कोई ऐसा है जो रजाकाराना तौर पर इस तशरीह को पढ़ेगा? Maynard, chubby, dauntless, clever and impudent said, I will, sir. Maynard जो एक गोल मटोल सा बेखौफ किस्म का चालाक सा लड़का था, कहने लगा जनाब मैं पढ़ता हूं। Very good. Turn to page 40 and begin at the bottom line. ठीक है, सफा नंबर 40 निकालो और आखिरी लाइन से पढ़ना शुरू करो। The explosion still continued deafeningly. धमाके अभी भी जोरदार अंदाज में गूंज रहे थे। डेफनिंग, डेफ कहते हैं ना बहरा हो जाना। इतनी शिद्दत से धमाके हो रहे थे कि जैसे कान फट रहे हों। The whole building shook as if it were being lifted off its foundation. पूरी इमारत यूं लरजी जैसे कोई उसको बुनियादों से उखेड़ने की कोशिश करता हो। Maynard found the page, which was some way ahead, and began shrilly. Maynard को सफ़ा मिल गया जो कुछ सफ़ात आगे था। उसे अपनी बारीक आवाज से पढ़ना शुरू किया। Genus Bok Erat Pagna, ये लैटिन लैंग्वेज में चूंकि लिखा था और आगे इन्वर्टेड कॉमर्स के बाद लिखा, इसका मतलब क्या है? दिस वॉज द काइंड ऑफ फाइट, ये एक किस्म की जंग है। को सी जर्मनी करेंट, इसका मतलब आगे क्या लिखा हुआ? इन विच द जर्मन्स बिजीड देमसेल्व्स, ये एक किस्म की लड़ाई है जिसमें जर्मन ने अपने आप को मसरूफ कर रखा है। ओह सर, दैट्स गुड, दैट्स रियली वेरी फनी इंडेड, सर वन ऑफ योर वेरी बेस्ट। अब बच्चों को बड़ा अच्छा लगा कि जिस जंग के बारे में वो पढ़ रहे हैं उससे मिलता जुलता और वही कंट्री, वही मुल्क जर्मन, उसकी जंग के बारे में किताब में लिखा है। तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगा कि ये पढ़ के कि जनाब ये तो आपका बेहतरीन मजाक हो गया कि बिल्कुल वैसे जैसा पढ़ रहे हैं वैसा इक्तबास मिल गया हमें और वैसे जंग लगी हुई है। लाफिंग बिगेन एंड चिप्स एडेड, बच्चे हंसने लगे और चिप्स ने कहा वेल यू सी नाउ दैट दीज डेड लैंग्वेजेस कैन कम टू लाइफ अगेन समटाइम्स।
अरे देखा तुमने कि ये मुर्दा जुबानें, उसने इसको लैटिन और ग्रीक को मुर्दा क्यों कहा? उसकी वजह थी कि उससे पहले जो रॉल्स्टन प्रिंसिपल था उसने कहा था कि ये मुर्दा जुबानें इनका इस नए दौर में कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए कह रहा, देखा मुर्दा जुबानें किसी न किसी अंदाज में जिंदा होके वापस आ गई। Afterwards they learned that 5 bombs had fallen in and around Brookfield। तो अगले दिन उनको पता चला कि 5 बॉम्ब गिरे थे वहां पर ब्रुकफील्ड के अंदर और उसके आसपास। The nearest of them just outside the school ground। और सबसे जो नजदीक बॉम्ब गिरा था वो बिल्कुल स्कूल के ग्राउंड के अंदर। 9 persons had been killed। और उन 5 बॉम्ब ब्लास्ट में 9 अफराद मारे गए थे। The story was told, retold, embellished। कहानी सुनाई गई, फिर सुनाई गई और बड़ी बढ़ा चढ़ाकर मजे से मसाले लगा लगा कर सुनाई गई। The dear old boy never turned a hair। उस बूढ़े लड़के को यानी चिप्स को बाल बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। Even found some old tag to illustrate what was going on। हत्ता कि उसने एक पुराना इक्तबास भी निकाल लिया जिसमें ऐसा कुछ बयान किया गया था। Something in Caesar about the way the Germans fought। यानी कि सीजर के बारे में कि जर्मन किस अंदाज में वहां पर लड़े थे। You would not think there were things like that in Caesar, would you? तुम इस बात की परवाह मत करो कि सीजर के बारे में ऐसी कुछ बात होगी। And the way Chips laughed। और जिस अंदाज में चिप्स हंसा, you know the way Chips laughed। और तुम तो जानते हो उसका अंदाज हंसने का। The tears all running down his face। Never seen him laugh so much। और आंसू उसके चेहरे से टपकने लगे, इतना ज्यादा हंसते तो उसको नहीं देखा गया था। He was a legend। वो बहुत ही कोई अजीम शख्स था। With his old and tattered gown, his walk that was just beginning to break into a stumble, his mired eyes peering over the steel-rimmed spectacles, and his quaintly humorous sayings, Brookfield would not have had an atom of him different। बूढ़ा हो गया चिप्स। वो बूढ़ा शख्स अपने फटे हुए गाउन के साथ चलते हुए, और अब चूंकि बूढ़ा हो चुका तो उसके चलना का अंदाज डगमगाहट में, स्टंबल में, डगमगाहट लुढ़खड़ाहट में तब्दील हो चुका। तो लुढ़खड़ाते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी धीमी मोतिल मिजाज आंखों के साथ, यानी कि उसने नाक पर ऐनक रखी होती थी जिसका फ्रेम गोल होता था, तो अपनी उस गोल फ्रेम वाली ऐनक के ऊपर से झांकते हुए वो चलता जा रहा है। और his quaintly humorous saying, अपनी वही मजाहिया कहानियां सुनाते हुए वो चलता जा रहा है। ब्रुकफील्ड वुड नॉट हैव हैड एन एटम ऑफ हिम डिफरेंट। कि ब्रुकफील्ड स्कूल से जरा भी बिल्कुल मुख्तलिफ ना था, यानी कि चिप्स और ब्रुकफील्ड बहुत हद तक मिलते जुलते थे। नवंबर 11, 1918, 11 नवंबर 1918, ये जंग बंदी का दिन था कि जंग अब रोक दी गई थी। News came through in the morning, a whole holiday was decreed for the school। कि पूरे स्कूल को ऑफ कर दिया, पूरे दिन की छुट्टी का ऐलान स्कूल में कर दिया गया। And the kitchen staff were implored to provide as cheerful a spread as war time rationing permitted। तो स्कूल में बावर्ची खाने में ये कहा गया कि जिस तरह जंग के दिनों में भरपूर खाना पेश किया जाता था, आज भी वैसा खाना पेश किया जाए। There was much cheering and singing and a bread fight across the dining hall। और डाइनिंग हॉल, स्कूल के डाइनिंग हॉल में खूब हल्ला गुल्ला किया गया, गाने गाए गए और खाना खाने का मुकाबला भी हुआ। When Chips entered in the midst of the uproar, there was an instant hush। जैसे चिप्स डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ, एकदम सब खामोश हो गए। And then wave upon wave of cheering। और फिर बार बार उन्होंने चिप्स के आने पर तालियां बजाईं। Everyone gazed on him with eager shining eyes as on a symbol of victory। और हर कोई चिप्स को बहुत ही शाइक किस्म की निगाह के साथ देखने लगा जैसे कि वो बहुत बड़ी फतह करके आया हो। He walked to the dais seeming as if he wished to speak। ऊपर चलते हुए उस डेइस रोस्ट्रम पोडियम के पास गया और जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। They made silence for him, but he shook his head after a moment, smiled and walked away again। वो सब बच्चे खामोश हो गए कि चिप्स कुछ कहने लगा। चिप्स खामोशी से खड़ा रहा, लेकिन बगैर कुछ कहे उस डे से हट गया और वापस आ गया। It had been a damn foggy day and the walk across the quadrangle to the dining hall had given him a chill। चूंकि वो नमी वाला सरसा दिन था और वो बरामदे से चलता हुआ डाइनिंग हॉल में गया था, जिसकी वजह से उसको ठंड लग गई थी। The next day he was in bed with bronchitis।
पुरानी बीमारी उसकी ब्रोंकाइटिस की, कि उसकी जो सांस की नाली उसके अंदर वो वर्म सा, नरखरे की नाली में वर्म सा हो जाता है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो फिर से अगले दिन वो ब्रोंकाइटिस बीमारी की वजह से बिस्तर पर जा पड़ा। एंड स्टेड देयर टिल आफ्टर क्रिसमस, यानी कि 11 नवंबर से लेकर क्रिसमस 25 दिसंबर के बाद तक वो बेचारा बीमार होकर बिस्तर पर पड़ा रहा। But already on night of November 11th, after his visit to the dining hall, he had sent in his resignation to the board of governors. और इस तरह से 11 नवंबर से लेकर, यानी जब वो डाइनिंग हॉल गया था तो 11 नवंबर को वो डाइनिंग हॉल से वापसी पर उसने स्कूल के दफ्तर में बोर्ड ऑफ गवर्नर के नाम पर अपना इस्तीफा लिख दिया था। यानी तब उसको अंदाज़ा हो चुका था कि बीमार हो चुका, तो इसने इस्तीफा दे दिया था उसने ऑलरेडी। When school resembled आफ्टर द हॉलीडेज ही वॉज बैक इन मिसेस विकेट्स। जब स्कूल फिर से लगा, यानी क्रिसमस की छुट्टियों के बाद दोबारा स्कूल शुरू हुआ, तो फिर दोबारा मिसेस विकेट के घर पे शिफ्ट हो गया। एट हिज ओन रिक्वेस्ट देयर वर नो मोर फेयरवेल्स और प्रेजेंटेशंस, नथिंग बट अ हैंडशेक विद द सक्सेसर एंड द वर्ड एक्टिंग क्रॉस्ड आउट ऑन ऑफिशियल स्टेशनरी। और उसकी चिप्स की अपनी दरख्वास्त पर अब ना तो कोई फेयरवेल पार्टी दी गई, ना कोई तकरीब मुनक्कद की, ना कोई उसको तोहफा दिया गया। महज वो जो बाद में नया प्रिंसिपल है उसके साथ उसने हाथ मिलाया और वापस वो मिसेस विकेट घर पे चला गया और स्टेशनरी पर से एक्टिंग का लफ्ज़ अब काट दिया गया। द ड्यूरेशन वॉज ओवर, वो दौरानिया, जिस दौरानिया के लिए चिप्स को प्रिंसिपल बनाया गया था वो दौरानिया ख़त्म हो गया था। तो लेसन नंबर 15 था। अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड चिप्स टेक हिज क्लास ड्यूरिंग एन एयर रेड। फिजाई हमले के दौरान चिप्स ने अपनी क्लास कैसे पढ़ाई। मिसेस चिप्स वॉज टेकिंग हिज लोअर 4th क्लास व्हेन एन एयर रेड स्टार्टेड। He continued his class boldly during the shelling while the boys were much nervous. उस फिजाई हमले के दौरान वो लातीनी जुबान की 4थी क्लास को पढ़ा रहा था और उससे बड़ी बहादुरी से क्लास पढ़ाई, लेकिन बच्चे कुछ परेशान थे। He did not turn a hair and even found some old tags to explain the situation. उसे बाल बराबर भी फर्क ना पड़ा और उसने बल्कि उस सबक के हवाले से एक पुरानी इक्तबास भी निकाल लिया। क्वेश्चन 2, What did Chips remark about the loud explosion? उन ऊंची आवाज में धमाके और तो उनके बारे में चिप्स ने क्या कहा। आंसर, ही रिमार्क दैट वन कुड नॉट जज द इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग्स बाय द नॉइस दे मेड, कि चीज़ों के शोर के जरिए उनकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। एंड द थिंग्स दैट हैड मैटर्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स वर नॉट गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड बिकॉज सम स्टिंक मर्चेंट इन हिज लेबोरेटरी हैड इन्वेंटेड अ न्यू काइंड ऑफ मिसचीफ। और उसने कहा कि बिल्कुल भी स्कूल को हज़ारों साल तक भी इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी ये धमाकादार जो मवाद है ये किसी स्टिंक मर्च बदबूदार सौदागर ने किसी लेबॉर्ट्री के अंदर ईजाद किया है। क्वेश्चन 3, डू यू थिंक चिप्स वॉज एंटी वॉर और प्री वॉर। क्या आपको लगता है कि चिप्स वॉर के अगेंस्ट था, जंग के अगेंस्ट था, या जंग से पुराने की पहले की सोच रखने का हामिल था। यस, चिप्स वॉज एन एंटी वॉर, चिप्स जंग का मुखालिफ था। He thought that some stink merchants were inventing dangerous weapons to make the people unsafe. और उसका ख्याल था कि कोई बुरे किस्म के जो सौदागर हैं वो ऐसे हथियार बना रहे हैं जो इंसानियत के लिए नुकसानदेह है। नंबर 4, describe the horrors of air raid at Brookfield. ब्रुकफील्ड पर जो फिजाई हमला हुआ उससे क्या खौफ व हिरास फैला। On a night of full moonlight, the air raid warning was given while Chips were taking his lower 4th in Latin. ये पूरी रात का यानी पूरी चांद का, जब चांद पूरी तरह 14वीं का चांद कह लीजिए, तो मुकम्मल चांद की एक चांदनी रात थी और फिजाई हमले की वार्निंग दी गई थी और चिप्स उस वक्त स्कूल के अंदर लैटिन की 4थी क्लास को पढ़ा रहा था। द गन्स बिगेन इंस्टेंटली, फौरी तौर पर गोलियों की बौछार हुई एंड प्लेंटी ऑफ श्रैपनल फेल अबाउट आउटसाइड द बिल्डिंग, और ब्रुकफील्ड की बिल्डिंग के अंदर और बाहर बहुत से गोलियों के खोल गिरे। बट दे वर सेफ ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ स्कूल हाउस, बट 5 bombs हैड फॉलन इन एंड अराउंड ब्रुकफील्ड एंड 9 people डाइड एज अ रिजल्ट। वो स्कूल हाउस के ग्राउंड फ्लोर पर थे और वहाँ पर बिल्कुल महफूज थे, और अगले दिन उनको पता चला कि 5 बॉम्ब वहाँ पर गिरे थे और ब्रुकफील्ड में अंदर और बाहर टोटल 9 लोग जो वफात पा गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड मिस्टर चिप्स फेल इल। मिस्टर चिप्स का बीमार हुआ। आंसर, मिस्टर चिप्स फेल इल ऑन द नाइट ऑफ नवंबर 11, 1918। 11 नवंबर 1918 की रात को वो बीमार हो गया। इट वॉज अ डैम फोगी डे, ये नमी वाला और ठंडा दिन था। His walk across a quadrangle to the dining hall had given him a chill and he was in bed with bronchitis.
और जब वो बरामदों से गुजर के डाइनिंग हॉल गया वहां पे उसको सर्दी लग गई थी और ब्रोंकाइटिस की वजह से वो बिस्तर को जा लगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड चिप्स रिजाइन अगेन? व्हेन डिड चिप्स सेंड हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम द हेडशिप? चिप्स ने दोबारा इस्तीफा क्यों दिया और कब दिया? आंसर, on the night of November 11, 1918, after his visit to the dining hall, he sent in his resignation to Board of Governors because he got ill. 11 नवंबर 1918 को डाइनिंग हॉल में जब उसको लगा वो बीमार हो गया तो उसी रात वो अपना इस्तीफा देकर आया था। क्वेश्चन 7, हु वॉज द स्टिंक मर्चेंट? होम डिड चिप्स कॉल स्टिंक मर्चेंट? स्टिंक मर्चेंट कौन था? चिप्स किसको स्टिंक मर्चेंट कहा करता था? आंसर, Burrow was a pale, lean and medically unfit science master and was nicknamed the stink merchant at Brookfield. Burrow एक दुबला पतला कमजोर सा साइंस का टीचर था जिसको ब्रुकफील्ड में चिप्स स्टिंक मर्चेंट कहता था। चिप्स यूज दिस वर्ड फॉर द साइंटिस्ट हु वर इन्वेंटिंग डेंजरस वेपन्स इन देयर लैबोरेटरीज। चिप्स उन साइंसदानों को भी स्टिंक मर्चेंट कहता था जिन्होंने ये धमाकादार मवाद इजाद किया था। Symbolically, it was a reference to the countries involved in the dangerous World War I. और अलामती तौर पर देखा जाए तो ये नाम उन ममालिक के लिए था जिन्होंने पहली जंग अजीम में वर्ल्ड वॉर 1 में हिस्सा लिया था। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वॉज द एंड ऑफ वॉर आर्मिस्टिस डे सेलिब्रेटेड एट ब्रुकफील्ड? जंग बंदी का दिन जिसको आर्मिस्टिस डे कहा जाता है वो ब्रुकफील्ड में कैसे मनाया गया? आंसर, The war ended on November 11, 1918. The day was celebrated as Armistice Day. कि जंग 11 नवंबर 1918 को बंद हुई और इसको आर्मिस्टिस डे कहा गया। A whole holiday was declared. पूरे दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया। There were much cheering and singing and a bread fight across the dining hall. खूब हल्ला गुल्ला किया गया और खाना खाने का मुकाबला भी डाइनिंग हॉल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, What do you know about Maynard? Maynard कौन था? आंसर, Maynard was a chubby, fearless, clever and cheeky boy at Brookfield. Maynard एक गोल चेहरे वाला थोड़ा सा मोटा सा लड़का था, थोड़ा निडर बेखौफ शख्स था ये। It was he who offered himself to construe the topic while Chips was taking his class during an air raid. यही वो तालिब इल्म था जिसने चिप्स की क्लास के दौरान खुद से वॉलंटरली पढ़ने के लिए कहा था कि मैं इस लेसन को पढ़ता हूँ। तो ये था चैप्टर नंबर 15 हमारा, और यहीं पे आज हम इस खबर को ख़त्म करते हैं। अगले लेसन में दोबारा फिर हाजिर होगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।